Assalamu alaikum. First of all, great thank you to Mrs. Subhani Begum Madam. She has given time. She is the correspondent from Kilpatrick Mission High School. Thank you very much, Madam. आप अपना टाइम हमें दिए हैं. Thank you very very much. मैडम, अब यहाँ हम आए हुए हैं, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप किस तरह बच्चों को तालीम दे रहे हैं. फ़िलहाल तो एक कोविड चल रहा है, तो आप किस तरह, मैं सुना आपका स्कूल काफ़ी अच्छे तालीम दे रहा है बच्चों को, ऑनलाइन जो भी ऑफलाइन, तो थोड़ा अगर आप बताएं तो अच्छा रहेगा. उनके अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से तो जैसा गवर्नमेंट का रूल है ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, तो उस बेसिस पे प्राइमरी क्लासेस के बच्चे फॉलो करना तो थोड़ा प्रॉब्लम है. तो हम लोग हायर क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं. अब ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों को क्लास वाइज ग्रुप्स बना दिया गया है. इनके कंसर्न टीचर्स इनको जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वर्क दे रहे हैं, और वो वर्क सिर्फ दिया नहीं जा रहा, वर्क के साथ साथ बच्चों से जो है उसके बदले में वो लोग क्या कर रहे हैं वो चीज़ को हम लोग वेरीफाई भी कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे बच्चे से हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, तो बच्चे वर्क करने के बाद इस तरह से बुक्स ला के सबमिट कर रहे हैं, और यहाँ पे टेस्ट है, इनके क्वेश्चंस वगैरह, फिर इसको ओरल टेस्ट में भी हम लोग बच्चों को ले रहे हैं. तो इससे हम लोगों को तकरीबन स्टडीज़ पे, बच्चों की स्टडीज़ पे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोग अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं. 70-80% तो हम लोगों को इससे रिजल्ट आ रहा है. लेकिन प्राइमरी क्लासेस में ये चीज़ हमारे लिए सक्सेस नहीं जा रही, तो उसके लिए हम लोग कोई दूसरा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं. जैसे हम लोग वर्कशीट वगैरह विदाउट बुक्स रेडीमेड मटेरियल बच्चों को इशू कर रहे हैं, जो पेरेंट्स से कंसर्न करके, पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट करके पेरेंट्स के हैंड ओवर कर रहे हैं. पेरेंट्स अपने बच्चों को उसके ऊपर स्टडी करा रहे हैं, फिर हम लोग उनको भी उसके लिए टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं. इस तरीके से हम लोग ले के जा रहे हैं. अब ये कहाँ तक सक्सेस है ये आगे अल्लाह की मर्ज़ी है. नहीं, बहुत अच्छी बात है मैडम, आप जिस तरह आप इन्वॉल्व हैं, और काफ़ी सुनाओ में पेरेंट टीचरों बहुत अच्छी तारीफ़ कर रहे थे आप लोगों की. तो अब आप ये बताइए मैडम, कौन से क्लासेस को आप कैसा लगे, जैसा कुछ ऑनलाइन आप ले रहे हैं, किस तरह का ऑनलाइन मॉड्यूल है आपके पास? उनका ऑनलाइन मॉड्यूल व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ले रही हूँ, तो उसके थ्रू आप पूरा वो करते हैं. तो क्योंकि व्हाट्सएप में भी क्लास वाइज ग्रुप बना दिए हैं, और चूँकि टोटल स्ट्रेंथ अपने को कवर नहीं हो रही है, तो स्ट्रेंथ भी लिमिटेड है, तो ज़्यादा बच्चों को उसमें फ़ायदा ये है कि कम बच्चों को ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है. क्योंकि ग्रुप ज़्यादा रहा तो टीचर के लिए प्रॉब्लम होता था. अब ग्रुप चूँकि कम है, 10, 12, 15, 15 के अंदर जो ग्रुप है, तो ये क्या बच्चों टीचर्स के लिए ज़्यादा ट्रबल नहीं है, क्योंकि टीचर आसानी से इतने बच्चों को हैंडल कर रहे हैं. और हर बच्चा टीचर का पूरा जो है तो हर बच्चे पे इंडिविजुअल है कंसंट्रेशन, और उससे जो सो पेरेंट्स भी सेटिस्फाई हैं. पेरेंट्स से जब भी हमारी मुलाकात होती है, हम पेरेंट्स से जब भी कांटेक्ट करते हैं, तो पेरेंट्स कुछ हद तक मुतमईन है कि बच्चों को नहीं होने से बेहतर है कि हमारी क्लासेस चल रही हैं. ये पेरेंट्स टोटल स्ट्रेंथ है मैडम ये स्कूल में? ओवरऑल मेरी स्ट्रेंथ जो सो नियरली 400 के करीब है. क्लास वाइज एवरी क्लास 30, 35, 40 एवरेज क्लास चाहिए. कब स्कूल ने फॉर्म कब? ये स्कूल 1989 का है, जिसके करस्पॉन्डेंट बानी मिस्टर अब्दुल वहाब, लेट अब्दुल वहाब साहब थे. तो आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम, कुछ एक पॉजिटिव सजेशन बच्चों के लिए? आप माशाल्लाह उतना अच्छा आपका तजुर्बा है, जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ एक सजेशन देना चाहेंगे आप? सजेशन ये है कि सबसे पहले पेरेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व होना ज़रूरी है. पेरेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व है, पेरेंट्स अपने उनके प्रॉब्लम्स से हटेंगे तो स्कूल के प्रॉब्लम्स को समझेंगे. तब वो स्कूल के प्रॉब्लम समझने के लिए पेरेंट जो है तैयार नहीं है. उसके लिए जो है अब उनको जिस तरीके से हो सके हमें स्कूल का प्रेजेंट, फिज़िकल प्रेजेंट रखने के लिए हम लोग पेरेंट्स को कोऑपरेट करते हुए लेके चलते. आगे जो है इसका हमको क्या रिज़ल्ट मिलता वो आगे अल्लाह की मर्ज़ी है. लेकिन बच्चों का लॉस नहीं होना, पेरेंट्स अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना कि हम ये वजह से हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सके, ये ना होना. इस लिहाज से हम लोग पेरेंट्स को कोऑपरेट करते हुए आगे लेके चलते हैं. माशाल्लाह, दैट वाज वेरी नाइस मैडम. बहुत अच्छी तरह मैम आप समझाए हैं, बहुत आपका शुक्रिया. क्योंकि 99 टीवी आपको तो पता है, आई मीन हम लोग ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि आजकल के हालात जिस तरह पेरेंट्स और टीचर्स को मिलाएं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मिलाएं, क्योंकि अक्सर ये हो रहा है कि बच्चों का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है. बट आप जिस तरह समझाए हैं इससे ये लगा है कि बच्चों को भी आप तवज्जो दे रहे हैं, और इसके अलावा आप जिस तरह बताए हैं कि पेरेंट्स और
स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स और पेरेंट्स और आप लोगों में अच्छा करस्पॉन्डेंस है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह ताला हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व जल्द हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच मैम, आप अपना टाइम दिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसमें मेरे साथ साथ जो है मेरे फैमिली मेम्बर भी बाद में, जैसे मेरा लड़का है मौजूद अब्दुल रहीम, अच्छा, ये भी एक सब्जेक्ट टीचर हैं। इन्हों भी जो है तकरीबन जो है सो स्कूल के लिए आगे बहुत कोशिश कर रहे हैं, चाहे तो आप इनसे भी कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। Hello, Assalamu alaikum. First of all, it's a great privilege to have a young, dynamic person who is already a double postgraduate. He has done his MSc, in fact, MEd. He's teaching biological sciences in this prestigious school. That's nice of you, Mr. Rahim. Very hearty welcome. And Zinat ma'am, she's the in charge. I mean, what I heard from correspondent was she's everything. She's not only an in charge to this school, you can say she's the breath of this school. Thank you very much, ma'am. So indeed, it's a privilege to have you all. Thank you very much. So since I'm here, I just want to ask you a few things, Mr. Rahim and Zinat ma'am. Now, what do you feel about this COVID? Honestly, tell me, is this really affected so much that got shattered, or not that much? Be honest. As we all know that this is not a joke. It's a very serious condition and we all are aware of it. All your words, whatever you have, the way you have described it, it's all true. Some people take it very lightly. I'm sorry for those people, those who are not understanding the criticality and depth of the situation. They need to understand it. But right now, I'll just stick to my field, okay, because I cannot go globally on this one. I like to say, like a limited. Sure. So I'll talk about within respect to the education and this field of education and the people who are related to it. So right now, if you see, just a little bit I'll go over there. All other businesses are trying to come back to life slowly. They are little bit bouncing up, going up and down. But right now, if you see, the educational line is completely closed up. It's not progressing as it is supposed to. Only there are few schools are covering up. Those who are having a very well and perfectly well developed staff and well defined infrastructure and financial resources and everything. And during according to from some government surveys as well, we know that there's a very less percentage, that is around 10 to 20%. The rest of the people that come under from 0 to 80%. So 20 to 80% people are not having exactly suitable resources. At least they cannot say like the normally required resources, necessities, basic necessities that is not available to the people and to the needy ones. So in that area, if you see that what we are facing the problem is with the infrastructure, unavailability of the infrastructure and the lack of finances right now in the education sector. And that is totally understood. Why? Because everyone is going through. Not just us, not just parents, not just teachers. And as far as I have seen, from my point of view, I have observed that the persons who have been heavily affected in this line is teachers. Like, how do you say teachers? Like, why teachers only got affected? Why not students? Students, they are having resources by online. At least they don't have a teacher. They can go online and they can watch a video. That can be happen anywhere, anytime. Exactly. They can do their learning. Learning is a process from room to tomb. We all know that, right? So students, they can learn from anywhere. They can ask questions to their parents. But teacher, who he will go and teach to, where he can make his living from? That is the real question. When it was a normal time before pandemic, teacher used to work a part-time or a normal teacher used to take 1 or 2 private tuitions, and that's how they used to make their living. Okay. But right now, if schools are not going, what's the purpose of having a child for tuition and extra class? Right? So right now they are very heavily affected. They are unable to make any kind of a living. How many teachers do you have in this school? I think we have around 40 to 50 teachers and plus non-teaching staff. Goodness. And if you multiply that to 4 person on an average, the least count, husband, wife and 2 children, as far as our government says, in that scenario, 4 into like 50, then Close those to are like 200 250. people. Those are dependent upon us. Those people are depending upon you for their daily survival, and they are affected in a very heavy way. So what do you want? Like, what do you think? Like, if we want to overcome these problems, what are the steps? You said finance, you said infrastructure, fair enough. Apart from that, what else?
Personally, I cannot say I can have any solution exactly. I would like to have solutions from different people which we could work on and discuss on and get one suitable one. It could be from anyone. I will not claim that I have one solution. I will not say that the person is having is a perfect one, because the things they keep changing from time to time. Okay, what could be a possible solution for right now, it may just change within a week. So we cannot be dependent on one thing. So let's just discuss whatever the possible solutions people are having, parents are having, or the government is suggesting to us, or any school management, or any people, any person from anywhere. If you have any possible solution, please come up with us. Let us discuss. Let us come this, overcome this problem in the best way we can. Let's make it possible. Well, brilliant, And you told. let's not give our hope. Brilliant, you told, Mr. Rahim. I mean, the fact what you've told, you nailed it. You told these are the things, and you are open to solutions. That's highly appreciated. Okay, then what do you think about students? Like what your school is doing right now? I know this is the situation, but what best steps your school have taken so far? Okay. Background people we are having, the children we are having, they are not from very sophisticated backgrounds. Okay, they are coming from little bit of backgrounds, from areas and everything, and the societies here not so developed, and the children are not completely very accepting to changes. They cannot accept some very thing very easily. Right. Even if you see and try to give a new toy to the child, he will try to stick to his old one. He will be kind of a little bit of hesitant. Very true. Right. So right now we have started with the online classes with the little groups of WhatsApp, right? And that one we have started giving lessons, explanations, and doing question and answer sessions and everything on time to time basis. So on that way we have received a very good response, because it has been a little bit of motivation, like molding to them. So on that behalf, the children have given a very good response, and that is restricted to higher classes. We cannot go with the primary section, as our principal ma'am has already told that the young infants, the young ones, they are completely, untrained. They don't know how to operate things, and eventually we also want to avoid the screen time, the TV, the media, and everything, whatever the online screen time we want to avoid for our children, because that's very, it could be a health issue. Later on, it could affect their vision and their sensibility, thinking, the mentality. It will affect. So we want to avoid that. So in that scenario, we have worked upon worksheets and different sources on which we can teach to the younger ones. Brilliant. So- So how many candidates you have, like students for this 10th exam now? We are having around 30 students for the course. So what is there any idea when the schools are starting? Honestly, I cannot say, because people are saying different dates, and anytime any date is coming, and that's getting changed just simply. And what about the exams now? If you imagine there are exams coming out, what is an option? Have you trained them to an extent where they can write exam? Until December, this date, are they well equipped? I'll say we are on a 50-50 basis. That's an honest answer, and in fact, brilliant, Mr. Rahim. I mean, a young person who's got so much knowledge, and I really appreciate the way he explained, and he's so brutally honest that he told these are the requirements, finance and infrastructure. These two key points, what he emphasizes, that is very true. And whatever you have spoken, it's crystal clear. What he mean to say is that he's open for all the solutions, and he look forward for any solution. If someone gives a good suggestion, definitely it should be betterment for the school, for children, for teachers, and for parents. That's brilliant. I mean, you have spoken. Thank you very much. It's indeed a privilege to meet you and talk. Same here. Thank you. हाफिज़ ज़ीनत फातिमा, अभी जो है सो PPT 10 टीचर हैं, तो तकरीबन स्कूल से जो है 15 साल से तो अटैच में है, 15 ईयर्स से अटैच में है। ये स्कूल के टीचर या इंचार्ज बोलना मेरे को अच्छा नहीं था, स्कूल आपका बोलना अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। This is what we usually call you should have an attitude of gratitude. This is what माशाल्लाह जो मैडम जिस तरह बयान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मैडम। आपका बड़ापन और आपके जो इसकी वजह से आपके पास ऐसे स्टार्स हैं। ये हैंड्स के बगैर हम कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही, बहुत अगर ये लोग आगे बढ़ के हमारे को हम आके थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन इन लोगों का सपोर्ट नहीं है तो कुछ भी। वेरी तो ये है टीचर्स है, पेरेंट्स है, और ये टीचर तो मेरे लिए ऐसा है कि गॉड गिफ्ट। ट्रू। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू।